नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे एमसीक्यू जो सीरीज चल रही है उसमें लेक्चर नंबर 39 में। और एमसीक्यू सीरीज में मॉक टेस्ट सीरीज में लेक्चर नंबर 39 में आज हम चर्चा करेंगे हमारे 3 महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़े हुए 20 प्रश्नों पर। ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में यूनिट नंबर 4 के। टॉपिक का नाम क्या है? सोशियोमेट्री यानी समाज मिति, सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर की उपयोगिता और निर्जातीय लेखन से जुड़े हुए प्रश्न। वैसे तो इस टॉपिक से कम एक दो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, लेकिन जब भी इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं तो काफी कठिन और काफी जटिल हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला प्रश्न है, समाज मिति प्रविधि यानी सोशियोमेट्रिक टेक्निक का प्रतिपादन मुख्य रूप से जे.एल. मेरिनो द्वारा अपनी किस प्रसिद्ध कृति में किया गया था? अब इस प्रश्न के अंदर एक और प्रश्न छुपा हुआ है। प्रश्न क्या है? समाज मिति टेक्निक किसने डेवलप करी थी? क्वेश्चन क्या आएगा? जे.एल. मेरिनो। यानी एक प्रश्न के अंदर एक और प्रश्न छुपा हुआ था। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि जे.एल. मोरेनो ने ये सोशियोमेट्रिक टेक्निक अपनी कौन सी किताब में, कौन सी पुस्तक में प्रतिपादित की थी? ऑप्शन है द सोशल सिस्टम, हु शैल सर्वाइव, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च। तो कौन सी किताब में ये सिद्धांत दिया था या ये टेक्निक डेवलप करी थी? ठीक है, 1934 में एक किताब आई थी। किताब का नाम क्या था? हु शैल सर्वे। इस किताब में इन्होंने ये सिद्धांत, ये विधि, ये प्रविधि टेक्निक डेवलप करी थी या प्रस्तुत की थी। तो किताब का नाम भी बन सकता है अलग से क्वेश्चन। हु शैल सर्वे की पुस्तक के लेखक कौन है? जे.एल. मोरेनो। अगला प्रश्न है कथन कारण वाला, ध्यान से समझिएगा। नमस्कार रविंद्र जी। प्रश्न है, समाज मिति यानी सोशियोमेट्री किसी समूह के सदस्यों के बीच आकर्षण, विकर्षण, उदासीनता के सामाजिक प्रतिमानों का गणितीय और आरेखीय मापन करती है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सोशियोमेट्री का काम क्या होता है? सोशियोमेट्री में सोशियोग्राम का इस्तेमाल होता है, जिसके माध्यम से किसी भी समूह के भीतर लोगों की अंतःक्रिया के आधार पर उनके संबंध कैसे हैं, आकर्षण है, विकर्षण है, उदासीनता है संबंधों में, इसका गणितीय और आरेखीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ये बात तो सही है। कारण, यह विधि समूह के भीतर व्यक्ति के आंतरिक मनोविज्ञान द्वंद्वों के सूक्ष्म विश्लेषण के लिए पूरी तरह से उत्तरदाता के अचेतन मन के प्रक्षेपण पर निर्भर करती है। अब प्रश्न पढ़ने में बड़ा कठिन लग रहा होगा, समझने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती है, क्योंकि इस विधि में समूह के भीतर जो उत्तरदाता है उसकी चेतन अवस्था की बात होती है, अचेतन अवस्था की बात नहीं होती है। तो अचेतन मन में क्या चल रहा है, अचेतन मन में उत्तरदाता के विचार क्या है, इसका मापन नहीं होता है। चेतन अवस्था में उसके आकर्षण, विकर्षण, उदासीनता की संबंधों का अंतःक्रिया का अध्ययन होता है। यानी ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आंसर देते जाइए सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मोरेनो के समाज मितीय सिद्धांत में टेले की अवधारणा का क्या तात्पर्य है? अब ये टेले क्या होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टेले तो कभी कभी डायरेक्ट बन सकता है, टेले की अवधारणा से कौन से विचारक जुड़े हुए हैं? जे.एल. मेरिनो जुड़े हुए हैं। अब टेले होता क्या है, इसको भी ध्यान से समझना जरूरी है। ठीक है, वास्तविक और द्विमार्गीय भावनात्मक खिंचाव या संबंध, किसी समूह में केवल एक तरफा आकर्षण का होना, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से सामाजिक दूरी का मापन, समूह के किसी सदस्य का पूर्ण अलगाव और समाज चित्र से बाहर होना। क्या होता है? ठीक है, टेले की अवधारणा का इस्तेमाल या टेले की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? तो मोरेनो ये कहते हैं किसी भी समूह में क्या होता है, हम किसी भी समूह में व्यक्ति अंतःक्रिया करने के दौरान या तो किसी से दूर रहने की कोशिश करता है, विकर्षण होता है, या फिर आकर्षण होता है। अब सामने वाले में भी किसी व्यक्ति से बातचीत करने का आकर्षण है, या किसी समूह में कुछ सदस्यों के बीच में एक दूसरे के प्रति खिंचाव होता है, भावनात्मक खिंचाव पैदा होता है। यानी जब भी टू वे कम्युनिकेशन होगा, दोनों पक्ष एक दूसरे से सहमत होंगे, दोनों पक्षों के बीच में भावनात्मक संबंध बनेंगे, ठीक है, एक प्रकार से आकर्षण पैदा होगा। इसी को कहते हैं टेले। तो टेले अपने आप में क्या हुआ? किसी भी समूह के भीतर, सदस्यों के भीतर टू वे कम्युनिकेशन का जो तरीका है, इसे कहते हैं टेले।
यानी किसी समूह के भीतर केवल माफ कीजिएगा, किसी समूह के भीतर वास्तविक और द्विमार्गीय भावनात्मक जो संबंध है, खिंचाव है, आकर्षण है, इसी को टेले की अवधारणा में प्रतिपादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, समाजमिति शब्द और विशेषता का उल्लेखित कीजिए। सोशियोमेट्री में कई सारी शब्दावली होती है। सोशियोमेट्री में आप सोशियोग्राम बनाते हैं और सोशियोग्राम में कई सारे समूहों के बीच संबंधों को आरेखी तरीके से, ठीक है, आपके बिंदुओं के माध्यम से, एरो के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो उसमें कई सारी टर्मिनोलॉजी डेवलप हो जाती हैं। एक होती है स्टार, आइसोलेट, क्लिक और रिजेक्ट। ध्यान समझिएगा इस टॉपिक को। अब किसी समूह में क्या होता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके प्रति सभी लोगों में आकर्षण होता है, जो आकर्षण का केंद्र होता है महफिल में, वो क्या बन जाता है, स्टार। एक व्यक्ति वो होता है जिसको समूह से बाहर नहीं किया गया है, लेकिन कोई व्यक्ति उससे बातचीत भी नहीं कर रहा है, उसे आइसोलेट कर दिया गया है। तीसरा है क्लिक। समूह के भीतर ही कई सारे गुटबाजी के चलते छोटे छोटे समूह बन जाते हैं। लोग एक दूसरे के साथ ही घुलना मिलना पसंद करते हैं, पूरे ग्रुप से नहीं, उसे कहते हैं क्लिक। और चौथा है रिजेक्टेड। ऐसा व्यक्ति जिसको कोई चुनता भी नहीं है और जिसको लोग समूह से बाहर कर देते हैं, उसे कहते हैं रिजेक्टेड। क्लियर हुआ? तो इसी के बेसिस पर सोशियोग्राम बनता है, इसी के बेसिस पर सोशियोमेट्री किसी भी समूह में उदासीनता, विकर्षण, आकर्षण के आधार पर संबंधों का अध्ययन करती है। तो पहला क्या है, वह व्यक्ति जिस समूह के अधिकांश सदस्यों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, कोई समूह का सदस्य बातचीत करने को तैयार नहीं है, तो वो क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया। यानी डी का क्या हो गया, 1। वह व्यक्ति जिसे समूह में अत्यधिक मात्रा में सकारात्मक चयन प्राप्त हुआ, यानी सभी लोगों ने उसे अपने पाले में चुना है, चॉइस किया है, वो क्या हो गया, स्टार बन गया। सभी लोग चाहते हैं उससे बातचीत करना, तो ये हो गया स्टार। समूह का ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी सदस्य द्वारा ना तो चुना गया ना ही अस्वीकृत किया गया, ना तो चुना है ना तो बाहर कर रहे हैं ग्रुप से, आप उसे आपने आइसोलेट कर दिया, ये बन गया आइसोलेट। ये हो गया क्लिक। यानी सही आंसर 2 3 4 1। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 2 3 4 1। क्लियर? तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, याद रखिए। प्रश्न नंबर 5 को देखिए, सोशियोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सोशियोमेट्री में संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए सोशियोग्राम का इस्तेमाल होता है। यह समूह के भीतर सामाजिक संबंधों और आकर्षण विकर्षण का आरेखीय प्रदर्शन है, ये तो सही बात है, ठीक है। इसमें तीरों की दिशा उनकी प्राकृतिक संबंधों के प्रवाह को दर्शाती है, ये बात भी सही है। सोशियोग्राम में तीरों के आधार पर संबंधों को प्रदर्शित किया जाता है, तो ये बात भी सही है। इसमें इसका उपयोग व्यापक और बृहद सामाजिक संरचना के सांख्यिकी सामान्यीकरण के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है, इस एक शब्द के चलते पूरा आंसर बिगड़ जाएगा। व्यापक और बृहद सामाजिक संरचना। सोशियोग्राम और सोशियोमेट्री का इस्तेमाल किसी संगठन में किसी छोटे समूह का अध्ययन करने में, ठीक है, लोगों के आकर्षण विकर्षण उदासीनता को समझने में संभव हो पाता है, व्यवहारिक है। लेकिन अगर सामाजिक संरचना को समझना है व्यापक पैमाने पर, अगर बड़े संगठन बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर होगी, तो फिर यह प्रक्रिया अव्यवहारिक साबित हो जाती है। इसलिए यह कहना कि सोशियोग्राम का उपयोग बृहद सामाजिक संरचना के सांख्यिकी विश्लेषण में होता है, यह अपने आप में गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही नहीं है। सही आंसर क्या होगा, 1 और 2। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। मोरेनो के अनुसार सामाजिक परमाणु की अवधारणा किसे संदर्भित करती है? अब देखिए कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी आया था टेले की अवधारणा, अब आ गया कौन सी, सामाजिक परमाणु की अवधारणा। तो चाहे टेले की अवधारणा हो या आपके सामाजिक परमाणु की अवधारणा हो, सोशल एटम की अवधारणा हो, कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि सोशल एटम की अवधारणा से कौन से विचारक या कौन से समाजशास्त्री जुड़े हुए हैं। तो आंसर क्या आएगा, J.L. मोरेनो। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अब बात आ रही है कि सामाजिक परमाणु की अवधारणा का मतलब क्या है, ये किस विषय में बात करती है सामाजिक परमाणु की अवधारणा। समाज की सबसे छोटी आर्थिक इकाई के रूप में, किसी व्यक्ति के चारों ओर के सभी संबंध जो उसके अस्तित्व के लिए अपर्याय हैं, जिनसे वे सक्रिय रहता है, समाज में वर्ग चेतना की सबसे सूक्ष्म वैचारिक इकाई के रूप में, और कंप्यूटर जनित सामाजिक नेटवर्क का कोई एकल नोड। किस रूप में सोशल एटम का इस्तेमाल होता है? तो सोशल एटम का इस्तेमाल इस विषय में होता है कि एक समूह में एक व्यक्ति के आसपास के जो सामाजिक संबंध हैं, जो उसे सक्रिय बनाए रखते हैं, जिसके चलते व्यक्ति समूह का सदस्य बना रहता है, जिनसे रोज उसकी मुलाकात होती है,
ये जो संबंधों का ग्रुप बनता है उसमें व्यक्ति एक केंद्र बन जाता है, यही है सोशल एटम। जैसे आप किसी अपने ऑफिस में जाते हैं तो आपके ऑफिस में, कार्यालय में 150-200 लोग काम करते होंगे, लेकिन फिर भी 4-5 लोगों का आपका जो ग्रुप होगा, 4-5-10 लोगों का, उनकी उपस्थिति आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। उनकी उपस्थिति होना ही बड़ी महत्वपूर्ण है। वही आपको सोशल एटम का एहसास दिलाती है कि मेरा एक ग्रुप है। आप 150 लोगों से पूरा संबंध नहीं बना सकते, लेकिन 100 लोगों में, सॉरी माफ कीजिएगा, 7-8-10 लोगों में आपके संबंध अच्छे होते हैं, उन्हीं के प्रति आपका आकर्षण होता है। तो ऐसे में सोशल एटम उभर कर सामने आता है। यानी सोशल एटम क्या हुआ? सामाजिक संबंधों का वो केंद्र बिंदु जिसके आसपास सारे संबंध निर्धारित होते हैं, जिसकी उपस्थिति व्यक्ति को सक्रिय बनाए रखती है। ठीक है। समाजमिति लघु समूहों के अध्ययन के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक शोध प्रविधि मानी जाती है। ये तो सही बात है, अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि सोशियोमेट्री में, सोशियोग्राम में छोटे समूहों का अध्ययन व्यवहारिक है। वृहद सामाजिक स्तर पर व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और आपसी अंतःक्रिया के संबंधों का सोशियोग्राम बनाना अत्यंत जटिल और अव्यवहारिक है। ये बात सही है। अगर हम वृहद स्तर पर सोशियोग्राम बनाएंगे तो व्यवहारिक ही नहीं है। अब एक व्यक्ति है, मान लीजिए, उसका ऑफिस में या उसके कार्यालय में, उसके मोहल्ले में या उसकी कॉलोनी में सोशियोग्राम समझना आसान है। उसके परिवार में उसका सामाजिक संबंध कैसे है, इसका अध्ययन करना फिर भी आसान है। लेकिन पूरे शहर के लोगों के साथ उसका संबंध कैसा है, इसका सोशियोग्राम बनाना अव्यवहारिक हो जाएगा। यानी जितना बड़ा समूह होगा, सोशियोग्राम, सोशियोमेट्री उतनी ही कमजोर साबित होती है। तो सोशियोमेट्री क्या होती है? छोटे स्तर पर काफी कारगर साबित होती है। यानी कथन सही है, कारण इसकी व्याख्या भी सही करता है। अगला क्वेश्चन, समाजमितीय सूचकांकों के अंतर्गत समूह सुसंगति सूचकांक की गणना का मुख्य आधार क्या है? अब देखिए, समूह सुसंगति सूचकांक ये क्या होता है? समूह के स्टार को मिले कुल सकारात्मक मतों की संख्या, पारस्परिक चयनों की वास्तविक संख्या और कुल संभावित पारस्परिक चयनों का अनुपात, समूह में उपस्थित आइसोलेट की कुल संख्या को कुल आकार में विभाजित करना, केवल अस्वीकृतों की कुल संख्या। क्या है सुसंगत, माफ कीजिएगा, समूह सुसंगति सूचकांक? ध्यान समझिएगा। मान लीजिए 50 लोगों का समूह है। उन 50 लोगों में कई सारे लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, आकर्षण विकर्षण के चलते ग्रुप बनाते हैं कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूं। तो कितने ग्रुप बने हैं और कितने बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके बीच का जो रेशियो होता है, इसी को कहते हैं समूह सुसंगति सूचकांक। यानी एक सामाजिक समूह में कितने ग्रुप बन सकते हैं, यानी कितने पारस्परिक संबंधों का ढांचा बन सकता है और कितने बने हैं, रियलिटी और प्रोबेबिलिटी, इसके बीच का जो रेशियो है, इसे कहते हैं समूह सुसंगति सूचकांक। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सामाजिक अनुसंधान में गुणात्मक डेटा विश्लेषण के लिए और कोडिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है? अब देखिए, आप जानते हैं सामाजिक अनुसंधान की जब बात आती है तो आपके सिलेबस में लिखा गया है कंप्यूटर की उपयोगिता, और आज कई सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है सामाजिक अनुसंधान में डेटा का विश्लेषण करने के लिए। अब डेटा दो प्रकार का होता है, मात्रात्मक और माफ कीजिएगा, गुणात्मक। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के डेटा का विश्लेषण करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। तो प्रश्न पूछा गया है, गुणात्मक डेटा का विश्लेषण करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा? SPSS, NVivo, SAS या मिनीटैब? तो कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं हम गुणात्मक, ठीक है, डेटा का विश्लेषण करने के लिए? इसलिए कम से कम आपको 2 चार्ट तो पढ़े होने चाहिए आपने कि मात्रात्मक डेटा का विश्लेषण करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं और आपके गुणात्मक डेटा का विश्लेषण करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। तो यहां बात आ रही है गुणात्मक डेटा का विश्लेषण करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं NVivo। इसका मतलब SPSS, SAS और मिनीटैब, इन तीनों सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मात्रात्मक डेटा का विश्लेषण करने में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मात्रात्मक सामाजिक अनुसंधान में SPSS का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। SPSS डेटा प्रविष्टि, विवरणात्मक सांख्यिकी और बहुचर विश्लेषण को अत्यंत तीव्र और त्रुटिहीन बनाता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहली बात तो प्रश्न में ही आपको बता दिया गया कि SPSS क्या काम करता है। SPSS मात्रात्मक अनुसंधान में मात्रात्मक डेटा का विश्लेषण करने में कारगर साबित होता है, और ये डेटा को क्या करता है, ये विश्लेषण को तीव्र करता है और त्रुटिहीन बनाता है। ये बात तो सही है। कारण
आधुनिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सामाजिक अनुसंधान में मानवीय व्यक्तिपरक व्याख्याओं और सिद्धांत निर्माण की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर स्वतः ही निष्कर्ष प्रतिपादित कर देते हैं। पढ़ने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से अगर समझेंगे तो बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। ये बात तो सही है कि SPSS जो है डेटा का विश्लेषण बहुत तेजी से करता है ये सॉफ्टवेयर, और कहीं ना कहीं ये त्रुटिहीन कर देता है हमारे डेटा को, उसमें कोई गलतियों को हटा देता है। अब लेकिन समस्या क्या है, क्या ये खुद ही निष्कर्ष पर पहुंच जाता है क्या आज वर्तमान के सॉफ्टवेयर के बेसिस पर हम अनुसंधान के निष्कर्ष निकालते हैं? नहीं, निष्कर्ष निकालने का काम आज भी मनुष्य स्वयं करता है अपने विचारों से। हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल डेटा को एनालाइज करने में करते हैं, निष्कर्ष निकालने में नहीं करते हैं। इसलिए यह कहना कि स्वतः ही निष्कर्ष प्रतिपादित कर देता है, ऐसा नहीं है। आज भी मनुष्य खुद ही अनुसंधान के आधार पर डेटा का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालता है। हाँ, डेटा का विश्लेषण तीव्र गति से करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। यानी ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, यानी ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर के संदर्भ में डेटा क्लीनिंग की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? नाम से स्पष्ट है, डेटा क्लीनिंग। कई बार ऐसा होता है डेटा के लिए तथ्यों का संग्रह करने के दौरान तथ्य रिपीट हो जाते हैं, या गलत सूचना आ जाती है, या आधी अधूरी सूचना आ जाती है। मात्रात्मक की जगह गुणात्मक डेटा शामिल हो जाता है, गुणात्मक की जगह मात्रात्मक डेटा फिल हो जाता है। तो ऐसे में निष्कर्ष पहुंचने में समस्या आ सकती है, विश्लेषण करने में समस्या आ सकती है। इसलिए डेटा को क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। तो डेटा क्लीनिंग क्या होता है? कंप्यूटर हार्ड डिस्क से वायरस या को अस्थायी फाइलों को हटाना नहीं। डेटा में से अपूर्ण, असंगत, डुप्लीकेट, तार्किक रूप से गलत प्रविष्टियों की पहचान करना, उन्हें सुधार करना। गुणात्मक डेटा को मात्रात्मक कोड में परिवर्तित करना। शोध पत्र के मुद्रण से पहले वर्तनी की अशुद्धियों को सुधारना। तो क्या होता है डेटा क्लीनिंग? डेटा क्लीनिंग का मतलब होता है जो आपने विश्लेषण तथ्यों का संग्रह किया था, तथ्यों का वर्गीकरण किया था, उसमें जो अपूर्ण, असंगत, डुप्लीकेट डेटा है, गलत सूचनाएं हैं, उनको साफ करना, उनको हटाना, ताकि निष्कर्ष तक पहुंचने में कोई समस्या ना पैदा हो जाए। अगला क्वेश्चन, अब देखिए सारे सॉफ्टवेयर हैं और सॉफ्टवेयर के साथ साथ क्या है, सॉफ्टवेयर के साथ साथ इनकी उपयोगिता लिखी गई है कि किस क्षेत्र में कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न है। SPSS, एटलस TI, जेट्रो और पाइथन। ठीक है, SPSS की बात हो रही है। सबसे पहला क्या है? गुणात्मक पाठ्य विश्लेषण और विषयगत कोडिंग करना। जब भी हम गुणात्मक की बात आएगी तो SPSS नहीं आ सकता, क्योंकि SPSS तो क्या करता है? मात्रात्मक डेटा का विश्लेषण करता है। तो गुणात्मक पाठ्य विश्लेषण और विषयगत कोडिंग में कौन काम आता है? एटलस TI काम आता है। संदर्भ प्रबंधन और ग्रंथ सूची के निर्माण में, ठीक है, यह काम आता है जेट्रो। मात्रात्मक सांख्यिकी विश्लेषण में काम आता है SPSS, और बड़े पैमाने पर डेटा को प्रोसेस करने में काम आता है पाइथन। यानी 3 1 2 4। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 3 1 2 4। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न काफी कठिन हो सकते हैं अगर आपने केवल बेसिक किताबें पढ़ी हैं, आपने केवल तथ्यवान, सॉरी, जो किताबें आती यूथ कंपटीशन, या आपकी किताब आती है अरविंद पब्लिकेशन, इस टाइप की बेसिक किताबें पढ़ी हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो अच्छे डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर समस्या कब आएगी? क्योंकि जिन लोगों का PhD होता है, उन लोगों ने रिसर्च किया होता है, रिसर्च वर्क किया होता है, तो उनका यूनिट नंबर 4, या हम UGC नेट की बात करें तो यूनिट नंबर 2 बहुत अच्छा होता है। जो लोग सामान्य स्टूडेंट हैं, जिन्होंने MA किया हुआ है, नेट सेट क्लियर कर लिया है, लेकिन जिन्होंने PhD नहीं किया है, जिन्होंने कोई GRF या फील्ड वर्क पे काम नहीं किया है, रिसर्च पेपर सबमिट नहीं किया है, उनके लिए हमेशा सामाजिक अनुसंधान एक जटिल विषय बन जाता है, क्योंकि उनका व्यवहारिक इस्तेमाल कैसे होता है उनको आता ही नहीं है करना, उन्हें केवल किताबी ज्ञान होता है। तो ऐसे में इससे यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं सामाजिक अनुसंधान शोध से कम 15 से 16 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन काफी कठिन हो जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना होता है। सामाजिक अनुसंधान में मेटा विश्लेषण, मेटा एनालिसिस के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उपयोग का प्राथमिक लाभ क्या है? अब पहली बात तो ये होता है कि मेटा विश्लेषण होता क्या है, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मेटा विश्लेषण मालूम है तो आपको उसकी उपयोगिता, उसका उद्देश्य आपको वैसे ही याद हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, किसी एक विषय पर कई सारी स्टडी हो चुकी हैं, कई सारे अनुसंधान हुए हैं, तो एक ही विषय पर के जो किए गए अनुसंधान हैं, उन सभी अनुसंधानों को एक साथ एनालाइज करना, इसमें काम आता है मेटा एनालिसिस। तो प्रत्यक्ष क्षेत्रीय साक्षात्कार आयोजित करना नहीं, पूर्व में कई स्वतंत्र अध्ययनों का संश्लेषण करना,
निर्जातीय विवरणों का स्वचालित रूप से लिखना, सैंपल के आकार को छोटा करना। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले से किए गए जो स्वतंत्र अध्ययन थे उन सभी के निष्कर्षों का एक साथ विश्लेषण करना। आधुनिक वेब आधारित सामाजिक सर्वेक्षण में CAWI क्या है? अभी आपने देखा NVO, SPSS, इन सबके फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो CAWI का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण नाम क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो CAWI का पूर्ण नाम क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड वेब इंटरवेनिंग, कंप्यूटर एडेड वायरलेस इंटीग्रेशन, कॉग्निटिव एनालिसिस ऑफ वेब इंडिकेटर्स, कंप्यूटर असिस्टेड वर्ड इंडेक्सिंग। क्या है सही शब्द या क्या है इसका फुल फॉर्म? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब इतना सिंपल क्वेश्चन अगर आ जाए और ये भी गलत हो जाए तो फिर समस्या आ सकती है। धन्यवाद प्रदीप जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर आधारित सामाजिक अनुसंधान में नैतिक मानकों के तहत डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्दावली छद्म नामकरण से क्या तात्पर्य है? ये तो बड़ा आसान है। कई बार आपने देखा है, कई सारी ऐसी रिसर्च हुई हैं जो कराई थी किसी संस्था ने, लेकिन वो संस्था अपना नाम नहीं देना चाहती, या बड़े अनुसंधानकर्ता की देखरेख में उसे अनुसंधान किया गया है, लेकिन बड़े अनुसंधानकर्ता उसे अपने छद्म नाम से रिसर्च कराते हैं। जैसे अभी हाल ही में देखिए, ठीक है, भारत सरकार में अभी नितिन गडकरी जी ने कहा कि भाई, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा खासकर कि हमने एक सर्वे कराया था, वो रिपोर्ट पब्लिश करी थी कि रिपोर्ट में ये कहा गया कि E20 फ्यूल का गाड़ियों पर कोई असर नहीं होता, कोई बुरा असर नहीं होता। जब जब मीडिया ने उनसे कहा कि रिपोर्ट कौन सी है, तो उन्होंने रिपोर्ट का नाम बताने से मना कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर अनुसंधान चल रहे होते हैं, लेकिन कोई कंपनियां या कोई अनुसंधान करता उसका कहीं ना कहीं नाम छुपाकर इस्तेमाल करता है। खासकर फार्मा सेक्टर में देखिएगा, बड़ी बड़ी कंपनी रिसर्च करा रही होती हैं, आम लोगों पर भी कभी कभी, या कई बार छोटे छोटे अस्पतालों पर, लेकिन बड़ी कंपनी अपना नाम नहीं देगी उसमें, क्योंकि नाम खराब हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, छद्म नामकरण से इस प्रकार के अनुसंधान रिसर्च किए जाते हैं। शोधकर्ता का नकली नाम से शोध पत्र प्रकाशित करना, उत्तरदाताओं के वास्तविक पहचानकर्ता को कृत्रिम कोड या छद्म नामों से बदलना, कंप्यूटर में पासवर्ड ना लगाना ताकि सभी डेटा देख सकें, साक्षात्कार के ऑडियो को डिलीट कर देना। इसमें क्या होता है, जो उत्तरदाता होते हैं उनके वास्तविक पहचानकर्ताओं को कृत्रिम कोड दे दिया जाता है, यानी जिन लोगों पे से डेटा लिया जा रहा है उनको नाम को कुछ दूसरा नाम देकर या उनको छद्म नाम देकर उनसे जानकारी ली जाती है। कई बार आप देखते हैं लिखा आता है कि नाम ना बताने की शर्त पर सरकारी शासकीय अधिकारी ने या ऑफिसर ने यह बताया, सूत्रों से एक खबर आई। कई बार आप देखते हैं कि जो उत्तरदाता थे उनके नाम को चेंज कर दिया जाता है, या कई बार लिखा होता है ये कि ये काल्पनिक नाम है, ठीक है, ये परिवर्तित नाम के साथ छापा जाता है किसी खबर को या किसी रिपोर्ट को। तो यही होता है छद्मकरण। जब शोधकर्ता को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके 3 या अधिक स्वतंत्र समूहों के मध्यमानों के बीच महत्वपूर्ण अंतर की जांच करनी हो तो वो किस परीक्षण का चयन करेगा? अब देखिए, आपने कई बार पढ़ा था, हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा था, कोरिलेशन में हमने कई बार पढ़ा है इस टॉपिक को, याद रखिएगा। ठीक है कि बात हो रही है कि कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होगा अगर 3 या अधिक स्वतंत्र समूहों के मध्य जो विचलन है, जो मध्यमान है, इसका हमें गणना करनी हो तो कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट, वन टेस्ट या टी टेस्ट कहते हैं इसको हम, एनोवा टेस्ट या पियर्सन टेस्ट। तो क्या निकालेंगे आप अगर समूह की संख्या क्या हो, 3 या 3 से अधिक हो? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिए, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ प्रदीप जी, सभी लोग सही आंसर दीजिए। विक्रम जी बताइए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से सब पढ़ाया गया था इस टॉपिक को कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट क्या होता है, ठीक है, और आपका एनोवा टेस्ट क्या होता है, ठीक है, कॉल पियर्सन कोरिलेशन क्या होता है। कई बार हम चीज़ों को पढ़ चुके हैं, तो अच्छे से इसका आंसर दीजिएगा। याद रखिए, क्वेश्चन में ही हिंट छुपा हुआ है कि 3 या 3 से अधिक समूहों की जब बात आती है, अगर 3 से कम हो तो हम क्या टेस्ट करेंगे, हम टी टेस्ट से काम चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 3 से अधिक समूह हैं तो फिर हमें क्या करना होता है, फिर हम एनोवा टेस्ट करते हैं, ठीक है, एनोवा टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन कहते हैं इसे हम। अगला क्वेश्चन, निर्जातीय लेखन अनुसंधान पद्धति का केंद्रीय और अपरिहार्य आधार क्या है?
क्वेश्चन देखिए, निजातीय लेखन की बात हो रही है, इसमें केंद्रीय और अपरिहार्य आधार क्या है? नियंत्रित प्रयोगशाला प्रयोग गणितीय मॉडलिंग, क्षेत्र में जाकर दीर्घकालिक सहभागी अवलोकन के माध्यम से संस्कृति को उसके प्राकृतिक संदर्भ में अंदरूनी परिप्रेक्ष्य से समझना, केवल द्वितीय ऐतिहासिक दस्तावेजों की विषय वस्तु का सांख्यिकीय विश्लेषण करना, डाक द्वारा भेजी गई बंद प्रश्नावलियों का उपयोग करना। जब भी निजातीय लेखन की बात आती है तो क्लिफर्ड गीस का नाम आता है, मैलिनोवस्की का नाम आता है। तो निजातीय लेखन में क्या होता है, आप क्षेत्र में जाकर, वास्तविक फील्ड में जाकर समूह के बीच में सहभागी अवलोकन के माध्यम से डेटा प्राप्त करते हैं और उस विषय में जानकारी को स्पष्ट करते हैं। यह कहलाता है निजातीय लेखन। अगला क्वेश्चन, क्लिफर्ड गीस, देखिए नाम आ गया। क्लिफर्ड गीस के अनुसार निजातीय लेखन का मुख्य कार्य सघन विवरण यानी थिक डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत करना है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि सघन विवरण से जुड़ा विचार किसका है, तो क्लिफर्ड गीस तो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट नंबर 1 में थिंकर के रूप में शामिल भी किया गया है। इन्होंने इंडोनेशिया के बाली में अध्ययन भी किया था, काफी गहन अध्ययन किया है। सघन विवरण केवल बाहरी शारीरिक व्यवहार के सतही अवलोकन तक सीमित रहता है और सामाजिक क्रिया के पीछे छिपे गहरे सांस्कृतिक अर्थों, संदर्भों, मंशाओं की उपेक्षा करता है। अब देखिए, प्रश्न ही अपने आप में क्या हो गया, आपको इतने छोटे से प्रश्न है स्पष्ट कर दिया कि आंसर क्या है। एक तरफ तो क्लिफर्ड गीस का नाम किससे जुड़ा हुआ है, थिक डिस्क्रिप्शन से जुड़ा हुआ है, यानी जो गहन अध्ययन करने की बात करते हैं, जो किसी घटना के पीछे छुपे अर्थों को समझने की बात करते हैं, उसे कहते हैं सघन विवरण। वहीं दूसरी तरफ कहा गया है कि सघन विवरण में केवल सतही जानकारी निकलती है, ये केवल गहरे सांकेतिक अर्थों को समझने की उपेक्षा कर देता है, जबकि गलत। सघन अध्ययन में तो उपेक्षा नहीं की जाती, बल्कि सघन अध्ययन में सांस्कृतिक अर्थों को, उनकी मंशाओं को, उनके संदर्भों को गहराई से समझने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब आर गलत है, ए सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निजातीय लेखन में प्रयुक्त एमिक और एटिक दृष्टिकोण के मध्य मुख्य सैद्धांतिक अंतर क्या है? अब देखिए, यह प्रश्न बना सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एमिक और एटिक, ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। एमिक और एटिक होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। 4 ऑप्शन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कॉन्सेप्ट को समझना। कई बार छोटी छोटी शब्दावलियां पेपर को बिगाड़ देती हैं। एमिक और एटिक क्या है? मान लीजिए आप किसी समूह का, जनजातीय समूह का अध्ययन करने के लिए गए हैं, किसी जंगल में, किसी पर्वतीय इलाके में। जनजातीय पर्वतों में रहती हैं या फिर सघन आपके दूरस्थ जंगलों में रहती हैं, रिमोट एरिया में। तो आप किसी समुदाय का या किसी समूह का या किसी जनजातीय समूह का अध्ययन करने के लिए गए हैं। तो वहां पर जो घटना घट रही है, एक तो उनका नजरिया है चीजों को देखने का, और एक आपका नजरिया है चीजों को देखने का। तो जो उनका नजरिया है उसे कहते हैं एमिक, और जो आपका नजरिया है वो है कहलाता है एटिक। तो एमिक और एटिक में अंतर क्या है? एमिक दृष्टिकोण केवल आधुनिक समाजों के लिए होता है, एटिक केवल आदिम समाजों के लिए। ये गलत है। एमिक संस्कृति के भीतर के सदस्यों का आंतरिक और स्थायी दृष्टिकोण है, यानी संस्कृति के सदस्यों का दृष्टिकोण है। जिस भी कल्चर की आप स्टडी करने गए हैं, उस कल्चर के मानने वाले उस समूह के सदस्यों का दृष्टिकोण क्या है, वो कहलाता है एमिक। और शोधकर्ता का जो दृष्टिकोण है, ठीक है, उसे कहते हैं एटिक। क्लियर हुआ? यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कल को एमिक और एटिक से कितना भी कठिन क्वेश्चन बन जाए, आपसे गलत नहीं होगा अगर आपने आसान भाषा में समझा है कि एमिक क्या है, एटिक क्या है। तो एमिक क्या है? जिस समूह का अध्ययन हम करने गए हैं उस समूह के सदस्यों का दृष्टिकोण। और एटिक क्या है? हमारा जो वस्तुनिक दृष्टिकोण है, हमारा जो नजरिया है, जिस नजरिए से हम चीजों को देख रहे हैं, वो कहलाता है एटिक। तो एमिक और एटिक में ये अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सूची है अपने आप में। मैलिनोवस्की, विलियम एफ वाइट, क्लिफर्ड गीस और हेरोल्ड गोल्डफिंगल। मैलिनोवस्की हम सब जानते हैं कहां पर अध्ययन किया, तो बाली के मुर्गों की लड़ाई का अध्ययन किसने किया था? इंडोनेशिया के बाली में, याद रखिएगा, वो है क्लिफर्ड गीस। प्रोबियंडा द्वीप समूह का अध्ययन किसने किया? मैलिनोवस्की। इतावली झुग्गी झोपड़ियों का अध्ययन किसने किया? विलियम वाइट। और लोक विधि विज्ञान, एथनोमेथोडोलॉजी का जनक किसको कहते हैं? हेरोल्ड गोल्डफिंगल। यानी सही आंसर 2, 3, 1, 4। सही आंसर क्या होगा? 2, 3, 1, 4। क्लियर? तो ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। इस 20 प्रश्नों के माध्यम से हमने इन 3 टॉपिक को गहराई से समझने का प्रयास किया। तो सोशियोमेट्री, सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर का उपयोग, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमने किया निजातीय लेखन।
इन 3 टॉपिक से जुड़े हुए ये 20 प्रश्न थे। वैसे इस टॉपिक से 1 या 2 ही प्रश्न बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 5-10 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन 1 या 2 प्रश्न भी अगर बनते हैं तो काफी कठिन हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।